हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, क्लियर है? और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारे सामने है और चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। कल हम जनजाति और खाना बदोश जो आपके लोग हैं, हम उनके विषय में बात कर रहे थे। उनकी बसावट के तरीके कहाँ-कहाँ पर ये लोग बसे, किस तरीके से थे, जनजातीय लोग कैसे थे, कैसे इन्होंने अपना गुजर-बसर किया, जीवन यापन वाली चीजें क्या थी, किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आपका इसमें एक-एक करके आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? और इनको हम अच्छे से देख भी चुके हैं और हम इनको आपका बात भी कर चुके हैं। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो जनजातियों की जो व्यवस्था है, थोड़ा सा हमने उनको पढ़ा, कहाँ कहाँ पर भारत में किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हमने इनको अच्छे से देख लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो जनजाति सिस्टम क्या है और खाना बदोश जो लोग हैं वो किस प्रकार हैं और किस तरह से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या उनका पैटर्न है, थोड़ा समझना चाहिए हमको। और घुमंतु जो व्यापारी हैं उनकी जो श्रृंखला है, इन सबको हमने देख लिया। ठीक। खाना बदोश और बाप के भ्रमणशील जो लोग हैं, इन सब की स्थिति पर हमने थोड़ा सा जांच वाच कर ली। ठीक। अब देखिए, खाना बदोश घुमंतु लोग वे हैं जो बाप के चराई के वहाँ इन सब चीजों के, इन सारे चीजों के बारे में आपकी बात करते हैं। पशुचारण, जनजाति, मवेशी पालन, इन सबको हम लोग आपका देखते हैं और बाप का करते वर्ते हैं। इन सबको हमने देख लिया। कल हमने बदलती सौदागर और गुण देखा कि कैसे गौड़ जाति के लोगों ने कांसे की एक आपका मगरमच्छ की कुटिया बनाई थी। इसको हम इस पे देख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं बदलता समाज। अब समाज किस तरीके से बदला है, उस समाज को हम लोग बदलने की परिभाषा के रूप में बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। ये जो हमारा समाज है वो आपका बदल रहा है। ठीक। और इस समाज को हम लोग आगे देखकर चलेंगे। चलिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ी हैं, कह रहे जैसे जैसे समाज की जरूरतें बढ़ी हैं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको जिस चीज की जरूरत होगी तभी तो कोई चीज का क्या होता है, इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है। और ये आपने अक्सर इसमें देखा होगा। ठीक है। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातीय और सामाजिक समूह को जाति विभाजित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषकृत सुनार, लुहार, बढ़ई, राजमिस्त्रियों को ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता मिली। कैसे हुआ? इन सबको इन क्षेत्र में आपका जाति के रूप में क्या मिल गई, इनको मान्यता जो है आपके मिली और मान्यता दिलाई गई। जाति पर विचार। वर्तमान तमिलनाडु के चिरुपल्ली तालुका में स्थित उड़ाईकण उदय ने 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मण सभाओं की एक सभा की और विचार विमर्श किया। और वे रथकार अथवा रथ बनाने वालों को, सामाजिक स्थिति को विचार विमर्श करने वालों को, जाति के कामकाज को तय किया। और वस्तुकला, रथ निर्माण, वस्त्र बनाने, मूर्तियां बनाने, बल करने, इन सब के लिए इन्होंने ये सारी चीजें शुरू करी। तो ये हमको बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। क्लियर है?
11वीं से 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जैसे जो आपके क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र की उत्पत्ति हुई। कैसे आए? नए राजपूत गोत्र आए, इनमें इजाफा हुआ। इजाफा का मतलब जानते हैं? वृद्धि होना। हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं से आते हैं। कुछ लोग पहले जनजाति में आते हैं, बाद में कुल के राजपूत माने जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ली और कृषि के क्षेत्र में रहे। कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी पसंद का इस्तेमाल किया। कैसा है? शक्तिशाली राज्यों ने इन सब चीजों को अपनी पसंद का निर्माण किया। शासकों के रूप में राजपूत और गोत्र के उदय का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। कि जिस तरह से राजपूतों में उदय हुआ, उसी चीज को फॉलो किया जो जनजातीय लोग थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियों ने जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। क्या है? बहुत सारी जाति जनजातियों का हिस्सा बन गई। केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शीर्ष वर्ग में रहा। उनमें से आबादी समाज छोटी जाति के लोग जगह पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरहद तक प्रभुत्वशाली राजनीति में काफी पहले इस्लाम से अपना लिया गया। वे जाति व्यवस्था से नफरत करते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई। कैसे की गई? बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें स्वीकार की गई। तो आप धर्म और इन सब बदलावों को बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ये रियल का ये बदलाव क्या है, रियल का ये महसूस क्या है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आपका देखते हैं, ठीक, और एक एक करके हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। राज्य की संपत्ति। जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहरा संबंध है। हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण दो उदाहरण उल्लेखित हैं। करे दो उदाहरण ऐसे हैं जो जनजातीय आपके बदलाव को हम गहराई से उनको समझ सकते हैं और गहराई से हम उनको देख सकते हैं कि वो कौन से बदलाव है, और नजदीक से जो आपकी नजर है उसको देख सकते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक एक विशाल प्रदेश वन प्रदेशी है। तो एक लोग हमने देखते हैं गोंड की, तो गोंड लोग कौन है? गोंड एक जनजाति है। ये क्या करते हैं? ये गोंडवाला नामक क्षेत्र में वन प्रदेश में रहते हैं। तो जहां पर गोंडवाला नामक जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जहां पर निवास कर रहे हैं, उसी को उन्होंने कह दिया कि भैया ये क्या है? गोंड है। वे स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम झूम कृषि कहते हैं, लाप लाप यानी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो आपका बदल बदल कर खेती करते हैं, इस नाम में रखा। विशाल गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई है। तो कैसी है? छोटे छोटे कुल हैं, उनमें बटी है, और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होती है। और समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय बड़े गोंड छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में इतिहासकार अकबरनामा उल्लेखित है, और एक गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। एक क्षेत्र था उनका गढ़ कटंगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गढ़ कटंगा किस आदिवासी क्षेत्र से था, क्लियर है? तो वो किससे था? आपका इनसे था, गुणों से। चलिए आगे बढ़े। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। तो यानी कि जितने भी गौण मतलब जो भी आपका जनजाति सिस्टम में जो गौण है वो कैसे हैं? सेंट्रलाइज है। गढ़ राज्य गढ़ों में विभाजित थे। तो राज्य कैसे बचे थे? जो क्षेत्र था उनका गढ़ों में बटे हुए थे। क्लियर है? हर गण के किसी खास गौण के कुल का नियंत्रण था, और ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे।
इन्हें आपका 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन भारताओं में था, जो कि 12 गांव से मिलकर बना था। बड़े राज्यों का उदय गौण समाज को चरित्र को बदल सकता था, कैसा था, इन समाज को बदल सकता था। और उनका मूल बाप का धीरे धीरे असामाजिक समूह और वर्ग में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौण राजाओं से अनुदान में प्राप्त भूमि की अधिक प्रभावशाली बन गया। गौण सरदार अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए गढ़कटंगा के गौण राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत सिंह मेवाब को चांदीपुर सॉरी चंदेल राजपूत राजा साहलवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो गढ़कटंगा के राजा थे अमन दास, और ये भी राजपूत ही थे, क्योंकि राजपूत आपको पता है कि जनजातियों ने राजपूत को एक्सेप्ट कर लिया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना पर गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र तुरंत बाद लड़ता हुआ मर गया। कितनी बड़ी बात है। ये नक्शा है गौड़कटंगा का बस्तर क्षेत्र में बने हुए चीजों के बारे में। तो बड़ी बड़ी साहसी बड़ी बड़ी कहानियां ऐसी संजोए हुए है हमारा इतिहास, जो जनजातीय क्षेत्र की जो आपकी वीरता है, उस वीरता को अनेक रूप से समझाने और उनको एक्सप्लेनेशन को हमको मिलता है। क्लियर है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इनको देख रहे हैं। देख लिया, आगे बढ़े। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य है। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे महाराज्यों में निर्यात करने से व्यापार धन कमाया। तो कटंगा के लोग क्या करते थे, अपने जंगलों से हाथी पकड़ते थे और उनको पालते थे और दूसरे लोगों को बेच दिया करते थे। गोंडों की हार, मुगलों ने गोंडों को हराया, लूटकर बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में ले गए। यानी कि मुगलों ने इनको हरा दिया और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य में कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठा के खिलाफ उन्होंने संघर्ष में असफल रहे। बुंदेलों के साथ उन्होंने युद्ध किया, और बहुत सारी जगह थी जहां पर उन्होंने युद्ध किया और वो क्या रहे, असफल रहे। अब ऐसे ही एक जनजाति है ओहोम, बड़ी लड़ाका कौम है ओहोम। ओहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर, ध्यान दीजिए, म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। ब्रह्मपुत्र असम वाला जो रीजन है उसमें आकर ये लोग बस गए। मूल रूप से कहां से आए थे, म्यांमार से ये लोग आए और ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। भूस्वामी लोग पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की, और 16वीं शताब्दी के दौरान उन्हें चुटियो कोज होजो के राज्यों ने अपने राज्य में मिला लिया, अन्य राजनीतिक को भी अधीन कर लिया। एक बड़ा राज्य बना और 1530 के दशक में ही वर्षों पहले आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल किया, और 1660 के आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद और तोप के कीमती में हो गए। लेकिन ओहम लोगों के दक्षिण पश्चिम में आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमले के नेतृत्व में मुगल ओम राज्य में बदलाव किया और बहादुरी के साथ सामना किया। लोगों की पराजय हुई। इस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। कैसे नहीं बना रहा, तो ज्यादा समय तक वो नियंत्रण, वो चीजें जो हैं उसमें आपकी नहीं रही जो आपको देखने को मिल रही थी। क्लियर है?
अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया वो थे पाइका कहलाए। तो अहोम राज्य में बेगार पर निर्भर था, यानी कि बिना पैसे के उनसे काम कराया जाता था और वे पाइका कहलाए। जिन लोगों ने जबरन काम किया वो क्या हो गए? पाइका, अहोम के हैं। अहोम राज्य की एक गणना की गई, प्रत्येक गांव में अपनी बारी बारी से निश्चित संख्या में पाइका भेजे होते थे, संख्या पाइका जाते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी में कम आबादी के लोग स्थानांतरित किए गए। जहां पर लोग कम हैं वहां पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई गई। अहम कुल टूट गया, अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में होते होते ये प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, यानी कि सेंट्रलाइज हो चुका था। केंद्र जो पावर थी वो मेन केंद्र में थी। ठीक, हालांकि केंद्र में पावर ऑफ सेपरेशन भी था। जब अलग अलग कुल बटे हुए हैं उन कुलों के अनुसार ही क्या है वो शासन प्रशासन आपका चल रहा है, तो उन्हीं के अनुसार थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिली। चलिए देख लिया, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवा प्रदान करते थे। दूसरे समय तक वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण किया करते थे और सार्वजनिक सेवा के कार्य में जुटे रहते थे। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपका पब्लिक सर्विसेज हैं, उनमें वो लोग लगे रहते थे। और ये अहम लोग चावल की खेती के नए तरीकों पर अमल करने लग गए थे। क्या उगाने लगे कि भैया आपको चावल का जो नया क्रॉप पैटर्न है हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, इस तरीके से इन्होंने काम किया। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। किसमें? कुलों में, जिन्हें खेल कहते थे। वह दस्तकारों के कम जनजातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से, यानी कि वो कुछ खास बनाना नहीं जानते थे। खेल का नियंत्रण कई गांव के होते थे। किसानों को अपने समुदाय द्वारा दी गई जमीन और समुदाय की सहमति के बगैर उसको राजा उसको वापस नहीं कर सकते थे। तो हर जगह एक आपकी व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था के अनुसार ये चलता था। तो ये वो म्यांमार वाला रीजन है जहां से ये अहोम लोग आए और बाद में कहां बसे? इस वाले रीजन में, इसके आसपास। तो यहां पर ये आपको दिखाई देगा। बसावट का कारण क्या रहा था कि जहां पर अहोम लोगों की जनसंख्या कम है वहां पर जनसंख्या को बढ़ाया जाए और पाइका लोग जो क्या थे? बेकार में काम किया करते थे, बिना वेतन के जो काम करते उनको पाइका कहा गया। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन व्यवस्थाओं को हम समझेंगे कि वो राजपूत और जनजातीय व्यवस्था के सिमिलर कैसे थी, जनजातीय व्यवस्था में किस किस प्रकार से थे, किन किन क्षेत्रों में वो किस तरह से शासन चल रहे थे। इन सब चीजों को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।